हाय गाइस, वेलकम टू मोमेंटो स्टडीज यूट्यूब चैनल। सो हम कवर कर रहे हैं क्लास 11th लीगल स्टडीज का यूनिट 2 चैप्टर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके हर एक सब्सक्रिप्शन से मोमेंटो स्टडी को हेल्प मिलता है टू ग्रो एज अ चैनल। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब सबसे पहले तो समझो लॉ का क्या मतलब होता है। लॉ होती हैं रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस जो सिटीजन्स ऑफ द कंट्री पर एप्लीकेबल होती हैं। सो इफ़ यू आर लिविंग इन एनी कंट्री, आपको उस कंट्री के लॉज को फॉलो करना पड़ता है। एंड दीज लॉज कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। आप यूनिट 3 के चैप्टर 1 में देखोगे कि देयर आर वेरियस टाइप ऑफ लॉज एंड लॉज को हम बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लॉ क्राइम्स के साथ डील करे तो हम उसको बोलते हैं क्रिमिनल लॉ। अगर कोई लॉ सिविल केसेस के साथ डील करे तो हम उसको बोलते हैं सिविल लॉ। लाइकवाइज इंटरनेशनल लॉ को जो डील करे उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल लॉ। ये सारी क्लासिफिकेशन आप नेक्स्ट यूनिट में समझोगे। इस यूनिट का फोकस है आपको समझाना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब। ऑल्सो इस यूनिट में थोड़ी सी बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा विच इज़ ऑन यूनिट 2 चैप्टर 1, वहाँ पे मैंने आपको सेलिएंट फीचर्स समझाए थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। सो बेसिकली उस चैप्टर में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में समझा था। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि इट टेल्स अबाउट द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स। जैसे कि हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपको बताता है इलेक्शंस कैसे किए जाते हैं, पार्लियामेंट कैसे बनता है। पार्लियामेंट में हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा था। Then we have studied about the powers of the parliament and about the different branches of the state like legislature, executive, judiciary. So ऐसा लॉ जो राइट्स और ड्यूटीज़ बताए, जो ब्रांचेस ऑफ द स्टेट के बारे में बताए, जो पावर्स बताए पार्लियामेंट की, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। सो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बेसिकली इन गिवन चीज़ों के ऊपर डील करता है। नाउ जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की एक ब्रांच है। अगर आपको समझना हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक बिगर बॉडी है और उसके अंदर एग्जिस्ट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ सब पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, या आप उसको बोल सकते हो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। लेट मी मेक दिस थिंग मोर क्लियर टू यू गाइज। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पढ़ा था अबाउट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो सबसे पहले तो ये समझो कि कोई भी लॉ जो ये 3 ब्रांचेस के बारे में बात करे, इनकी पावर्स को बताए, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये तो हम पिछले चैप्टर से ही समझ रहे हैं। सो दिस इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब तीनों का वर्क क्या होता है? लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, जुडिशरी का काम होता है कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना, और एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को एग्जीक्यूट करना। अब जैसे कि आपने पढ़ा था कि लेजिस्लेचर के अंदर आ जाता है लोकसभा, राज्यसभा, जुडिशरी के अंदर आ जाते हैं आपके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लाइकवाइज सेम उसी तरह एग्जीक्यूटिव के अंदर भी कुछ बॉडीज आती हैं। सो एग्जीक्यूटिव के अंदर भी जो बॉडीज़ आती हैं, आप उनको बॉडीज़ भी बोल सकते हो, या गवर्नमेंट ऑफिसेस भी बोल सकते हो, या फिर आप उनको ऑर्गन्स भी बोल सकते हो। सो ये जितनी भी बॉडीज़ एग्जीक्यूटिव के अंदर काम करती हैं उसको हम एक और नाम से भी बोल सकते हैं विच इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। दिस इज़ द मेन थिंग कि हम इन बॉडीज़ को एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ भी बोल सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि जो एग्जीक्यूटिव के अंदर जो बॉडीज़ काम करती हैं उसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। आई होप आपको स्क्रीन पे क्लियर समझ आ रहा हो। सो गाइज, ऐसा लॉ जो पावर्स एंड फंक्शंस डिफाइन करे इन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की, उसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। दैट इज़ वाई मैंने आपको बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की ब्रांच है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। देखो, 3 ब्रांचेस जो ये हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन तीनों के फंक्शंस होते हैं गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। अब जो एग्जीक्यूटिव की फर्दर आगे बॉडीज़ हैं, अगर उसके फंक्शंस देखने हो
तो वो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में. सो इसीलिए हम बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ब्रांच है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की. लेट मी एक्सप्लेन यू दिस मोर इन मोर सिंपल टर्म्स. सो एक और बार समझो कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की जो पावर्स बताता है वो होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. एग्जीक्यूटिव की जो अंडर बॉडीज आती हैं, जो इसके अंदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, उसकी जो पावर्स बताता है वो हमारा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. आई होप इट इज क्लियर नाउ कि प्रोमिनेंट 3 ब्रांचेस की जो पावर बताए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और जो बेसिकली एग्जीक्यूटिव के अंदर काम करने वाले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की पावर्स बताए वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी बॉडीज आप एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज कंसिडर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ट्रिब्यूनल्स. ट्रिब्यूनल्स इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है जो एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है. देन कमीशंस. कमीशंस भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम एग्जीक्यूटिव के अंदर मानते हैं. सो ये ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, कमीशंस क्या होते हैं, ये दोनों चीज़ें आपको क्लास 12th में पता चलेंगी. उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे क्लास 12th की एनसीईआरटी में. बट अभी ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रिब्यूनल्स और कमीशंस दोनों ही आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं, दोनों ही आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं. ऑल राइट. सो यहाँ पे डेफिनेशन देखो दैट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़. ऑल्सो ये हमें बताता है द मैनर इन विच द पावर्स आर टू बी एक्सरसाइज्ड. मतलब ये बॉडीज जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं लाइक ट्रिब्यूनल्स एंड कमीशंस, ये किस वे में अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकती हैं उसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. एंड अगर ये दोनों बॉडीज, इनके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ये जस्ट मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के. सो ये बॉडीज अगर अपनी पावर को अब्यूज़ करें, मतलब अगर अपनी पावर के अगेंस्ट काम करें, तो उसके अगेंस्ट एग्रीव्ड पर्सन के पास क्या रेमेडी है वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमें बताता है. सो इन शॉर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज. और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज वो होती हैं जो एग्जीक्यूटिव के अंडर वर्क करती हैं. ऑल राइट. सो नाउ वी कम टू द फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. ये तो मैंने आपको समझाया कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली होता क्या है. अब आ जाते हैं कि ये करता क्या है. सो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कीप्स अ चेक ऑन द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट when dealing with the procedures affecting the rights of citizens. एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक लोकसभा में कोई मिनिस्टर इलेक्ट होना है. सो लोकसभा में मिनिस्टर्स इलेक्ट होने के लिए इलेक्शंस होते हैं. सो वो इलेक्शंस कैसे करवाए जाएं, इलेक्शंस कैसे होते हैं, वो सब आपका आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में. मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि इलेक्शंस कैसे होते हैं वो डिपार्टमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का. बट जब इलेक्शन होने के बाद एक मिनिस्टर फाइनली अपॉइंट हो जाता है, और अपॉइंट होने के बाद वो लॉज बनाएगा. लॉज क्यों बनाएगा वो? ताकि वो पब्लिक का भला कर सके, फॉर द जनरल पब्लिक गुड. सो जब वो लॉज बनाता है और उन लॉज को एक्शन में लाता है, वो सब देखने का काम है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का. सो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये चेक रखता है कि जितने भी लॉज एक मिनिस्टर बना रहा है वो एक्चुअली में लोगों का भला करें, मतलब जनरल पब्लिक के गुडनेस में हेल्प करें, उनके लिए पॉजिटिव रहें वो लॉज, एंड उनको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना करें. सो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये बात इंश्योर करता है कि जितनी भी पॉलिसीज, रूल्स और रेगुलेशंस एक मिनिस्टर बना रहा है वो सब पब्लिक गुड में यूज़ हो और उनका मिसयूज़ ना हो. सो इससे आप समझ सकते हैं कि मिनिस्टर को अपॉइंट करने तक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का डिपार्टमेंट है, बट जब वो मिनिस्टर राइट्स ऑफ द सिटीजन्स के लिए कोई काम करे, मतलब जब वो सिटीजन्स के लिए कोई पॉलिसीज बनाए, उस पर चेक रखना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का काम है. इट ऑल्सो डील्स विद एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज. तो वही बात है, दोनों पॉइंट्स में सेम ही बात है कि जब मिनिस्टर पब्लिक गुड के लिए कोई लॉज बनाए जिससे राइट्स ऑफ द सिटीजन्स इफेक्ट हो रहे हों, उनको सही तरीके से एग्जीक्यूट करना, उन पे चेक रखना, ये सब डिपार्टमेंट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ.
नाउ वी कम फॉरवर्ड टू द टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस. सो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज होती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं लाइक ट्रिब्यूनल्स और कमीशंस, ये किस तरीके के एक्शन ले सकते हैं और किस किस तरीके के एक्शंस में इनको कैटेगराइज किया है, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. सो बेसिकली देयर आर मेजरली 4 टाइप ऑफ एक्शंस जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ले सकती हैं. तो सबसे पहला एक्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव एक्शन. अब लेजिस्लेटिव से ही समझ जाओ, यहाँ पे लेजिस्लेटिव वर्ड यूज है, मतलब देयर इज समथिंग रिलेटेड टू लॉ मेकिंग. लेजिस्लेचर का मतलब होता है ऐसी बॉडी जो लॉ बनाती है, और लेजिस्लेटिव का भी मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू लॉ मेकिंग. सो जब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लॉ मेकिंग का काम करे, उस एक्शन को हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव एक्शन. ऑलराइट, कोई भी ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जब लेजिस्लेचर का काम करे, मतलब कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जब लेजिस्लेचर का लॉ मेकिंग वाला काम करे, उसको हम बोल देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव एक्शन. नाउ यू ऑल कैन आस्क मी अ क्वेश्चन कि लॉ मेकिंग का काम तो लेजिस्लेचर का होता है, और ये हमने पढ़ा भी था सेपरेशन ऑफ पावर्स में कि लॉ तो सिर्फ लेजिस्लेचर बनाएगा, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज क्यों लॉ मेकिंग का काम कर रही हैं. सो इसका आंसर ये है कि लेजिस्लेचर के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि वो सारे लॉज को बना सके, बिकॉज लॉ मेकिंग का काम एक बहुत ही डाइवर्स काम है, एक बहुत ही वाइड फील्ड है, और हर एक डायमेंशन में लॉ बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, लेजिस्लेचर में जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, उनके पास हर फील्ड की नॉलेज नहीं होती. कई बार हमें लॉज चाहिए होते हैं रिलेटेड टू कंपनीज, जैसे कंपनीज एक्ट एक लॉ है. सो ये कंपनीज की फील्ड थोड़ी सी टेक्निकल होती है, इसके लिए हमें टेक्निकल लोग चाहिए. तो जो नॉर्मल मिनिस्टर्स हैं, समटाइम्स दे आर नॉट अवेयर ऑफ द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फील्ड्स. जैसे कंपनीज हो गया, जैसे कोई एजुकेशन की फील्ड में अगर लॉ बनाना है वैसा हो गया, अगर किसी फैक्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग के लिए लॉ बनाना है. सो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि लेजिस्लेचर आपका हर फील्ड की नॉलेज रखे और हर फील्ड में परफेक्ट लॉज बनाए. इसीलिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ की हेल्प लेनी पड़ती है. एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ में कुछ लोग होते हैं जिनको स्पेशल फील्ड की नॉलेज होती है, एंड लाइकवाइज वो लॉज बनाते हैं. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. बेसिकली जब एक लेजिस्लेचर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को लॉ मेकिंग का काम दे देता है, तो उसको हम बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, एक लेजिस्लेचर बॉडी थी, मान लो लोकसभा ने एडमिनिस्ट्रेटिव किसी बॉडी को लॉ मेकिंग का काम दे दिया, और ये लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एक लॉ के साथ कम अप हुआ, तो उस लॉ को हम बोलेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. डेलीगेट का मतलब होता है किसी को काम फर्दर असाइन करना. फॉर एग्जाम्पल, जब आपके पेरेंट्स आपको कोई काम करने को बोलते हैं, तो वो काम आप खुद से नहीं करते, आप अपने सिबलिंग्स को वो काम फर्दर डेलीगेट कर देते हो, उनको फर्दर दे देते हो, और आप उनको बोलते हो वो काम करने के लिए. सो आप ये क्या कर रहे हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेलीगेट कर रहे हो. सो लाइकवाइज जब लेजिस्लेचर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ को अपना काम डेलीगेट करे, उसको हम बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. ओके, सो दूसरा टाइप ऑफ एक्शन आ जाता है क्वासी जुडिशियल एक्शन या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेटरी एक्शन. दोनों मीन्स सेम. सो जुडिशियल वर्ड यहाँ पे आप आ गया, तो आपको अब समझ जाना चाहिए कि मतलब ऐसा एक्शन जो बेसिकली जुडिशरी का था बट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी परफॉर्म कर रही है. सो इट इज समथिंग रिलेटेड टू जुडिशरी. ऑलराइट, सो क्वासी जुडिशियल एक्शन में आप देखोगे कि एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज परफॉर्म द फंक्शंस विच कैन बी पुट अंडर द जुडिशियल डोमेन. मतलब जो जुडिशरी का काम था वो बेसिकली परफॉर्म कर रही हैं आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज. AB हेयर मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज. सो इसका एक एग्जाम्पल है ट्रिब्यूनल्स. जैसा मैंने आपको अभी ऊपर वाली स्लाइड में भी बताया, ट्रिब्यूनल्स ना आपके छोटे छोटे कोर्ट्स होते हैं. दीज आर अ फॉर्म ऑफ कोर्ट्स ओनली, बट इन कोर्ट्स में जजेस नहीं बैठते. अदरवाइज अगर आप किसी भी हाई कोर्ट में जाओ या सुप्रीम कोर्ट में जाओ, तो वहाँ पर आपका केस जजेस डिसाइड करते हैं. बट ट्रिब्यूनल्स में बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं. दीज ऑफिसर्स कैन बी फ्रॉम एनी फील्ड,
और ये ऑफिसर्स आपका केस सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जजेस नहीं होते, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स काम केस को सॉल्व करने वाला ही करते हैं, मतलब जुडिशरी का काम करते हैं केस को सॉल्व करने वाला, बट वो एक्चुअल में जजेस नहीं होते। ट्रिब्यूनल का एक एग्जाम्पल है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT। ये ट्रिब्यूनल दिल्ली में प्रेजेंट है और ये NGT ट्रिब्यूनल में सिर्फ इन्वायरमेंट से रिलेटेड केसेस होते हैं। अगर कोई भी इन्वायरमेंट को कोई खतरा आ जाए या कोई भी ऐसा केस हो जिसमें इन्वायरमेंट हमारा इंक्लूडेड हो, सो वो सारे केसेस जाते हैं NGT के पास। सो ट्रिब्यूनल्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसे कोर्ट्स हैं जो स्पेशल तरीके के केसेस को डील करते हैं। जैसे जो आपका ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ये सिर्फ इन्वायरमेंट के केसेस को डील करेगा। लाइकवाइज हमारे पास बहुत सारे ऐसे ट्रिब्यूनल्स होते हैं। सो ट्रिब्यूनल्स को आप कोर्ट की कैटेगरी में नहीं मानते, मतलब आप इसको जुडिशरी के डोमेन में नहीं पुट करते। ट्रिब्यूनल्स बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज कंसिडर होते हैं। ओके, नाउ वी कम टू द थर्ड एक्शन। नाउ थर्ड एंड फोर्थ एक्शन आर बेसिकली रिलेटेड। एक होता है सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन और एक होता है मिनिस्टीरियल एक्शन, जिसको आप बोल सकते हो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। सो वन इज सिंपल एंड वन इज मिनिस्टीरियल। दोनों में फर्क क्या है कि जो सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होते हैं वहाँ पर आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज अपना डिस्क्रिशन यूज कर सकती हैं, मतलब वो अपने अकॉर्डिंग उस एक्शन को परफॉर्म कर सकती हैं। बट ऐसे एक्शंस जहाँ पे कोई डिस्क्रिशन यूज ही नहीं हो सकता, मतलब देयर इज अ फिक्स मेथड उस काम को करने का, उसको हम बोलते हैं मिनिस्टीरियल एक्शन। ऑल्सो गाइज इस बात को भी समझो कि जो भी एक्शंस लेजिस्लेटिव नहीं होते और जो भी एडजुडिकेटरी वाले नहीं होते, मतलब ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस जो इन दो डोमेन्स में नहीं आते, लेजिस्लेचर और जुडिशरी वाले स्कोप में, वो दोनों या तो सिंपल वाले स्कोप में होंगे या वो मिनिस्टीरियल वाले स्कोप में होंगे। सो हम देखते हैं, अगर तो हमें लगता है कि एक एक्शन लेजिस्लेटिव एक्शन है तो उसको हम लेजिस्लेटिव एक्शन बोलेंगे, अगर वो जुडिशरी से रिलेटेड है तो उसे हम जुडिशियल एक्शन बोलेंगे। बट अगर कोई एक्शन इन दोनों ही चीज़ों से रिलेटेड नहीं है तो उसको हम फर्दर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसका नाम होता है सिंपल एंड मिनिस्टीरियल। सो सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस में डिस्क्रिशन का यूज हो सकता है और मिनिस्टीरियल एक्शन में फिक्स प्रोसीजर होता है काम को करने का, कोई डिस्क्रिशन का यूज नहीं हो सकता। इसका एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को एक काम दे दिया कि आपको एक गवर्नमेंट की पॉलिसी को प्रमोट करना है। अगर उन्हें कोई मेथड नहीं बताया और उनके पास पूरी डिस्क्रिशन है कि वो कैसे प्रमोट करें, मतलब चाहे वो ऑनलाइन वे में प्रमोट करें, चाहे वो फिजिकली घर घर जाके प्रमोट करें, चाहे वो अपना स्पेशल टेलीविज़न से प्रमोट करें या रेडियो से प्रमोट करें, मतलब ये डिस्क्रिशन ऑफिसर्स को दे दी कि वो कैसे भी प्रमोट कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे सिंपली एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि देयर इज़ अ डिस्क्रिशन। बट अगर लेजिस्लेचर ने बोल दिया कि आपको सिर्फ ये ऑनलाइन वे में इस पॉलिसी को प्रमोट करना है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम है, बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं, तो अगर कोई भी एक स्कीम है और गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपको सिर्फ एंड सिर्फ ऑनलाइन मेथड से प्रमोट करना है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के पास कोई चॉइस नहीं रहेगी, कोई डिस्क्रिशन नहीं रहेगी एंड उन्हें सिर्फ ऑनलाइन मेथड से ही परफॉर्म करना होगा, तो उसको हम बोलेंगे मिनिस्टीरियल एक्शन। इसका एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में है। अगर एक यूनिवर्सिटी बोले कि आपको अपना बैंक अकाउंट खोलना है बैंक वाई में, तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि सिर्फ वाई बैंक में ही आप खोल सकते हो और कहीं नहीं खोल सकते। सो यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है डिस्क्रिशन का, तो इसको हम बोलेंगे मिनिस्टीरियल एक्शन, बिकॉज यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है डिस्क्रिशन का। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सो बेसिकली आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो 3 मेजर प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है एंड दीज 3 प्रिंसिपल्स आर द होल सोल कॉन्सेप्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को बनाते हैं। सो सबसे पहला प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ, सेकेंड है सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड थर्ड है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। लेट अस अंडरस्टैंड देम वन बाय वन।
सो सबसे पहला प्रिंसिपल आपके पास आ जाता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ को समझाने के लिए आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। मान लो देयर इज दिस कंट्री, इस कंट्री का नाम है ए, एंड देयर इज अनदर कंट्री एंड इस कंट्री का नाम है बी। इमेजिन एनी नेम वट एवर कम्स इन योर माइंड। मैंने आपको ए और बी नाम स्पेसिफाई कर दिया। अब इस जो ए कंट्री है यहाँ पर रूल चलता है कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा था, एक रूल बुक होती है जिसमें काफ़ी सारे लॉज गिवन हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कंट्री ए का गवर्नेंस चलता है, और कंट्री बी में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ पर मर्जी चलती है आपके हेड की, हेड ऑफ द स्टेट की, हेड ऑफ स्टेट। अब हेड ऑफ द स्टेट में कोई भी हो सकता है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, या फिर कोई किंग वाला सिस्टम हो अगर मोनार्की होगा तो। सो कंट्री ए में आपका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा सारा गवर्नेंस, और कंट्री बी में सारी गवर्नेंस होएगी हेड ऑफ द स्टेट की मर्जी से। अब हेड ऑफ द स्टेट अगर कुछ अच्छा बोलेगा तो भी सिटीजन्स को फॉलो करना होगा, और हेड ऑफ द स्टेट अगर कोई उनके सिटीजन्स के अगेंस्ट कोई लॉ लाएगा, मतलब जो सिटीजन्स के लिए गलत हो, वो भी सिटीजन्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई लॉ बुक नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट है और उसकी ही मर्जी चलती है। सो जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट एंड बताओ कौन सी स्टेट बेटर होएगी रहने के लिए, आप कौन सी स्टेट में प्रेफर करोगे रहना। सो नेचुरली आप मुझे बोलोगे कि क्योंकि कंट्री ए में प्रॉपर लॉज लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब लॉज फॉलो हो रहे हैं, तो कंट्री ए इज बेटर। वेयर एज कंट्री बी में क्या हो रहा है, हेड ऑफ द स्टेट है। अब हेड ऑफ द स्टेट अच्छे लॉज भी बना सकता है, बुरे लॉज भी बना सकता है, तो वहाँ पे हम रहना प्रेफर नहीं करेंगे। सो जो कंट्री ए का सिस्टम है वो होता है रूल ऑफ लॉ। मतलब किसका रूल चल रहा है, रूल चल रहा है लॉ का, ये फॉलो करते हैं रूल ऑफ लॉ। ओके, एंड जो कंट्री बी का सिस्टम है वहां पर चल रहा है रूल ऑफ अ पर्सन। सो ये वाला जो सिस्टम है वो है रूल ऑफ अ पर्सन। सो जिस भी कंट्री में लॉज फॉलो हो, लॉज का सिस्टम चले, कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसको हम बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, एंड दिस इज रूल ऑफ पर्सन अगर आप हेड ऑफ द स्टेट की बात करो। सो रूल ऑफ लॉ का बेसिकली ये मतलब है कि अगर आपकी कोई कंट्री की गवर्नमेंट जितने भी रूल्स लेके आ रही है, जितने भी लॉज बना रही है, रेगुलेशंस बना रही है, गाइडलाइंस बना रही है, वो सब होने चाहिए फेयर, फेयर एंड रीजनेबल। ये दोनों वर्ड्स याद रखना, यहाँ पे भी मेंशन है कि वो दोनों चीज़ें होनी चाहिए फेयर एंड रीजनेबल। सो आई विल जस्ट क्लियर दिस आउट। सो रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है लॉ फॉलो हो रहा है एक कंट्री में, और लॉ भी जब फॉलो हम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के एक्ट्स हैं बेसिकली फेयर एंड रीजनेबल। समझ जाना, ये मैंने लिखा है फेयर एंड रीजनेबल। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ जो आपकी एनसीईआरटी के बुक में गिवन है। मान लो एक है यूनिवर्सिटी, अब उस यूनिवर्सिटी को चाहिए एक प्रोफेसर ऑफ लॉ, मतलब बेसिकली इस यूनिवर्सिटी को एक लॉ का टीचर चाहिए। तो इस यूनिवर्सिटी ने अपनी एक गाइडलाइन निकाली जहाँ पे उन्होंने एक नोटिफिकेशन लिखा कि हम एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहे हैं लॉ के टीचर्स से। ओके, अब उन्होंने पोस्ट निकाली है लॉ के टीचर की, बट ये यूनिवर्सिटी क्या करती है, ये अपॉइंट कर लेती है एक साइंस के टीचर को। अब पोस्ट तो थी लॉ के टीचर की, बट इन्होंने अपॉइंट कर लिया साइंस का टीचर। सो इज इट वैलिड थिंग? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि जब पोस्ट प्रोफेसर ऑफ लॉ के लिए थी तो आप साइंस के प्रोफेसर को कैसे अपॉइंट कर सकते हो। सो यहाँ पर आपका रूल ऑफ लॉ लगेगा, और जब रूल ऑफ लॉ लगेगा तो रूल ऑफ लॉ ये साइंस के टीचर की जो अपॉइंटमेंट हुई है उसको कर देगा कैंसल, बिकॉज रूल ऑफ लॉ हमें बोलता है जो भी एक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए फेयर एंड रीजनेबल, और ये वाला एक्ट ना ही फेयर था ना ही रीजनेबल था। लॉ के लिए साइंस का टीचर लेके आ रहे हो आप, तो दिस इज नॉट फेयर एंड रीजनेबल। तो यहाँ पर रूल ऑफ लॉ इस साइंस के टीचर की अपॉइंटमेंट को कर देगा कैंसल। ओके, सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आया हो।
लाइकवाइज रूल ऑफ लॉ में हम एक और टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इसका मतलब होता है कि जो भी काम आप करो, जो भी एक्शन आप करो, दैट मस्ट बी फेयर एंड रीजनेबल। यही बात मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि रूल ऑफ लॉ मतलब जितने भी एक्शंस होंगे वो फेयर एंड रीजनेबल होंगे। ऑल द एक्शंस हैज टू बी फेयर एंड रीजनेबल एंड दे हैव टू बी अकॉर्डिंग टू द लॉज। किसी की मन मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं होंगे। जैसे मैंने वो कंट्री बी का एग्जाम्पल दिया था जहाँ पर एक पर्सन की मर्जी चलती थी, सो वैसा कुछ नहीं चलेगा। हमें कोई भी मन मर्जी नहीं चलानी है, किसी भी पर्सन की विशेस के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। हमें कैसे चलना है? लॉ के अकॉर्डिंग चलना है। और लॉ के अकॉर्डिंग भी कैसे चलेंगे? ऐसे काम करेंगे जो फेयर एंड रीजनेबल होंगे। आई होप दिस इज क्लियर। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है कि रूल ऑफ लॉ मतलब रूल हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू द लॉज, एंड लॉज में जितने भी हम एक्शंस वगैरह करेंगे दैट हैज़ टू बी फेयर एंड रीजनेबल। ये वाला एग्जाम्पल आप दे सकते हो, कंट्रीज वाला एग्जाम्पल भी दे सकते हो। एंड ऑल्सो एक और पॉइंट इसमें, रूल ऑफ लॉ इज अ टूल टू प्रोटेक्ट फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द ऑर्गेनाइज्ड पावर्स। ऑर्गेनाइज्ड पावर्स कोई भी हो सकती हैं, लाइक प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, आपकी रूलिंग पार्टी हो गई। तो इन सब लोगों की मनमर्जी ना चले, उसके लिए हम लगाते हैं रूल ऑफ लॉ। सो रूल ऑफ लॉ प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल्स को अगेंस्ट दीज ऑर्गेनाइज्ड पावर्स, बिकॉज रूल ऑफ लॉ बोलता है कि सारी पावर्स को, बड़ी बड़ी पावर्स को लॉ का कहना मानना पड़ेगा और उनके जितने भी एक्शन होंगे वो फेयर और रीजनेबल होंगे। राइट? ओके, सो दिस वॉज अबाउट रूल ऑफ लॉ। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ आ जाता है, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ। इन्होंने बोला था कि जो ये रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब वो होता है ऐसे कैरेक्टर्स और ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनको पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकता। हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट करने की पावर होती है, बट जो चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाए उसको पार्लियामेंट अपनी अमेंडमेंट से चेंज नहीं कर सकता। सो जो ये रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है इसको पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकता। सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर भी एक प्रिंसिपल है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, और इस पे तो मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो को आप देख लेना। सेपरेशन ऑफ पावर बेसिकली मीन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों की पावर सेपरेट है। ये तीनों अपने स्फीयर में काम करेंगे, ये तीनों एक दूसरे के स्फीयर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, बस ये तीनों एक दूसरे पर चेक रखेंगे। सो दैट इज सिंपली सेपरेशन ऑफ पावर। उस वीडियो को आप जरूर देखना प्लेलिस्ट में जाके, आपको और अच्छे से समझ आएगा। थर्ड प्रिंसिपल हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम कई दूसरे नामों से भी बुलाते हैं, लाइक प्रिंसिपल ऑफ सब्सटैंशियल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल जस्टिस, या फिर प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल जस्टिस, या फिर फेयर प्ले इन एक्शन। जो ये फेयर प्ले इन एक्शन है ये टर्म दिया था मिस्टर जस्टिस भगवती। जस्टिस भगवती इंडिया के एक प्रोमिनेंट जज हैं, तो 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि फेयर प्ले इन एक्शन किसने बोला था? ये बोला था जस्टिस भगवती ने। अब ये जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं ये ओरिजिनेट हुए थे इंग्लैंड से। इंग्लैंड में सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया था नेचुरल जस्टिस का, और इस नेचुरल जस्टिस के कॉन्सेप्ट में भी बेसिकली 2 रूल्स हैं। सो देयर आर 2 रूल्स। सो वो 2 रूल्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। ये लैटिन टर्म्स में लिखे गए हैं बिकॉज इंग्लैंड से ओरिजिनेट हुआ था ये कॉन्सेप्ट, फिर इंडिया में आया, तो लैटिन टर्म में गिवन है। आपको लैटिन टर्म डायरेक्टली याद नहीं करना, जस्ट हैव अ लिटिल नॉलेज। ओके, सो पहला प्रिंसिपल है नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, या फिर इसको हम बोलते हैं नेमो डेबेट एसे जुडेक्स इन प्रोप्रिया कॉजा, जिसका इंग्लिश में मतलब है रूल अगेंस्ट बायस। इसको अभी हम समझेंगे। सेकेंड प्रिंसिपल है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, जिसको हम बोलते हैं रूल ऑफ फेयर हियरिंग। तो इन दोनों चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। दोनों ये प्रिंसिपल्स हैं नेचुरल जस्टिस के अंदर। तो सबसे पहले आ गया आपका रूल अगेंस्ट बायस या फिर बायस ऑफ इंटरेस्ट। अब रूल अगेंस्ट बायस को समझाने के लिए मैं आपको दूंगी एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आप समझो एक जज हैं।
ये एक जज है इंडिया में लोअर कोर्ट के, एंड इन जज के जो सन थे उन्होंने कर दिया किसी का मर्डर। आई नो बहुत ही एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, बट चलो समझते हैं। एक जज थे, उनके बेटे ने कर दिया किसी का मर्डर। अब सपोजिटली जो इनके ये जो केस है, इनके सन का जो केस है, वो इन्हीं जज के कोर्ट में चला गया। तो आपको क्या लगता है, ये जज फेयर डिसीजन देंगे या थोड़ा बायस डिसीजन देंगे? सो देयर आर चांसेस कि जज अपने सन को देख के थोड़े से बायस हो जाएं और अपने सन को उतनी हार्श पनिशमेंट ना दें जो एक मर्डर के केस में मिलनी चाहिए। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है इस सिचुएशन में, जज बायसनेस का यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसका सन ही उसके सामने आ गया और उसके सन का ही केस चल रहा है, तो यहाँ पर जज हो गया बायस। तो यही मतलब होता है बायस का। बायस का मतलब होता है केस को डिसाइड करना अदर देन द प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस। वैसे तो जज को एविडेंस के अकॉर्डिंग केस को डिसाइड करना चाहिए था, पर जज क्या करेगा, बिकॉज वो उसका सन है उसके बेसिस पर केस को डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर आ गई बायसनेस। सो जो आपका रूल अगेंस्ट बायस है वो इसी तरह की बायसनेस को रोकने की बात करता है। वो बोलता है कि जो आपका जुडिशरी है इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम बायस, मतलब हमारी जुडिशरी में ऐसी किसी भी तरह की बायसनेस नहीं होनी चाहिए और जुडिशरी एकदम इम्पार्शियल होना चाहिए जस्टिस देने के मामले में। तो ऐसी जो सिचुएशन है वो इंडिया में नहीं आती, बिकॉज इंडिया में रूल अगेंस्ट बायस चलता है, और अगर कोई सन किसी जज के सन ने कुछ किया हो तो कभी भी उसी जज के कोर्ट में केस नहीं जाता, क्योंकि हमारे पास रूल अगेंस्ट बायस है, हम इसको यूज़ करते हैं और हमें पता है अगर किसी भी सन का जज के सेम अपने फादर के कोर्ट में चला जाए केस तो चांसेस हैं कि वहाँ पे बायसनेस हो जाएगी। तो इन सिनेरियोज को रोकने के लिए ही हमारा रूल अगेंस्ट बायस काम आता है। अब रूल अगेंस्ट बायस में भी कई तरह की बायसनेस हो सकती है। जो ये मैंने एग्जाम्पल आपको दिया ना, इसको हम बोलते हैं पर्सनल बायस। पर्सनल बायस जो अराइज होती है आउट ऑफ फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप या प्रोफेशनल एसोसिएशन या बिजनेस, मतलब कोई नियर एंड डियर वन वालों से। ऐसा कोई पर्सन जो जिसको आप जानते हो, या तो आप उसके दोस्त हो या कोई रिलेशन से कनेक्टेड हो या बिजनेस या प्रोफेशनल एसोसिएशन है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप उस केस में बायसनेस करो तो उसको आप बोलते हैं पर्सनल बायस। सो ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया था ये पर्सनल बायसनेस का केस था। यहाँ पर सन की जगह जज की वाइफ भी हो सकती है, जज की डॉटर भी हो सकती है, या जज का कोई फ्रेंड भी हो सकता है। तो इन सब केसेस में, या कोई और फैमिली मेंबर भी हो सकता है। सो इन सब केसेस में हम बोलेंगे कि जज इज यूजिंग द पर्सनल बायस। ऑलराइट, इसके अलावा एक होता है पेक्यूनरी बायस। पेक्यूनरी का इंग्लिश में मतलब होता है रिलेटेड टू मनी। सो जहां पर भी कोई मनी इन्वॉल्व हो जाए उसको हम बोलते हैं पेक्यूनरी बायस। जैसे कि अगर जज का जो सन था उसने कोई फ्रॉड किया होता मनी से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे जज के बेटे ने कोई कंपनी ओन करी और उस कंपनी में उसने मनी से रिलेटेड कोई फ्रॉड किया, तो जहाँ पर भी मनी इन्वॉल्व हो जाए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट आ जाए जज का, उसको हम बोलते हैं पेक्यूनरी बायस। क्योंकि अगर आप जज के बेटे को आप कंपेंसेशन की पनिशमेंट दोगे तो नेचुरली वो सारा मनी जज से ही लेगा। सो इनडायरेक्टली जज का ही मॉनेटरी लॉस होगा। तो ये हो जाता है पेक्यूनरी बायस, जहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो गया। तीसरा बायस होता है आपका बायस एज टू सब्जेक्ट मैटर, या आप इसको बोल सकते हो ऑफिशियल बायस। सो ये जो ऑफिशियल बायस है इसमें जो जज है वो रिलेटेड होता है किसी एसोसिएशन से। एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो एक जज है और उसने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ इन्वेस्टेड हिज मनी इन एनी कंपनी। अब उस कंपनी को हो गया लॉस एंड उस कंपनी के अगेंस्ट किसी ने केस फाइल किया है कि इस कंपनी ने हमारे साथ फ्रॉड किया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जज ने डायरेक्टली इस कंपनी में पैसे लगाए थे। मतलब जज का डायरेक्ट रोल था, जज का इस कंपनी में ऑलमोस्ट 50% शेयर था और जज इस कंपनी को ओवरलुक करता था इसकी फंक्शनिंग को। सो यहाँ पर ऑफिशियल बायसनेस आ गया क्योंकि जज इज डायरेक्टली एसोसिएटेड टू दिस बॉडी। जब कोई भी एसोसिएशन से, यहाँ पे कंपनी भी हो सकती है, एनजीओ भी हो सकता है,
कोई ट्रस्ट भी हो सकती है, कोई भी ऐसी एसोसिएशन जहां से जज डायरेक्टली रिलेटेड हो उसको हम बोलते हैं ऑफिशियल बायस। ऑलराइट, तो ये तीनों तरह की बायस आपको समझ आ जानी चाहिए। इसके बाद अगर मुझे कंक्लूड करना हो ये नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल, तो मैं बोलूँगी कि बेसिकली दो चीज़ें हैं। फर्स्ट, नो वन शुड बी द जज इन हिज ओन केस। ओन केस का मतलब जहाँ पर भी जज का खुद का पर्सनल इंटरेस्ट आ गया, मतलब जहाँ पर जज का कोई सन इन्वॉल्व हो गया, कोई फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व हो गया, या यहाँ जहाँ पर जज की मनी से रिलेटेड कोई बात आ गई, या जज की ही कोई एसोसिएशन। तीनों एग्जाम्पल याद करो जो मैंने आपको तीनों बायसनेस वाले में समझाए थे। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे जज खुद से रिलेटेड हो, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, उन तीनों सिचुएशंस में जज खुद से उस केस को नहीं सुन सकता। सो इन शॉर्ट, नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन केस। मतलब कोई भी ऐसा केस जहां पे आप रिलेटेड हो, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आप उस केस में जज नहीं बन सकते, उस केस को आप नहीं सुन सकते। एंड सेकेंड रूल है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट मैनिफेस्टली एंड अनडाउटेडली बी सीन टू बी डन। मतलब ऐसा नहीं है कि जस्टिस आप कर रहे हो, करने के साथ साथ दिखना भी चाहिए कि आप जस्टिस कर रहे हो। इसका आप वही एग्जाम्पल याद करो जो जज और सन वाला था, जहाँ पर जज के सन ने मर्डर कर दिया था। तो इस केस में चाहे जज 100% फेयर भी हो जाए, मतलब जज उसको बहुत हार्श पनिशमेंट दे दे, 10 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट सुना दे और बहुत 100% फेयर होके चले, फिर भी लोग क्या बोलेंगे? लोग तो यही बोलेंगे कि नहीं नहीं, इस जज ने कुछ बायसनेस अपने सन के टुवर्ड्स दिखाई होगी। सो यहाँ पर जज चाहे फेयर था, बट हमें ऐसा नहीं लग रहा कि जज फेयर होगा, क्योंकि हमें तो लग रहा है कि जज अपने सन के अगेंस्ट बायस होगा। सो वही बात ये प्रिंसिपल बोलता है, दैट जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट मैनिफेस्टली सीन टू बी डन। मतलब लगना भी चाहिए कि जस्टिस हो रहा है, सिर्फ होना इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरों को पता भी चलना चाहिए, लगना भी चाहिए कि हाँ यहाँ पे जस्टिस हुआ होगा। ऑल राइट, सो सेकेंड रूल जो हमारे पास आ जाता है नेचुरल जस्टिस का, वो है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, विच मीन्स रूल ऑफ फेयर हेयरिंग, या फिर आप इसको बोल सकते हो हेयर द अदर साइड। अब इसके लिए भी एग्जाम्पल से समझो दैट देयर इज अ जज और दो पार्टीज हैं ए एंड बी। हमेशा केस दो पार्टीज के बीच में ही होता है। आपने देखा होगा नाम ए वर्सेस बी, कुछ भी ऐसे हाइपोथेटिकल नाम ले लो, जैसे श्याम सिंह वर्सेस सुंदरलाल, ऐसे हमेशा केस का नाम होता है। तो हमेशा दो पार्टीज आपस में किसी चीज़ के लिए फाइट कर रही होती हैं। तो इस केस में हम मान लेते हैं कि ए बोल रहा है बी ने रॉबरी करी है, मतलब उसने कुछ चीज़ें चोरी करी हैं ए के घर से, और बी बोल रहा है उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो अगर जो हमारा जज है वो सिर्फ ए की बात सुने, कि उसने सिर्फ सुना कि हाँ ए बोल रहा है रॉबरी करा है बी ने, तो बी को पनिशमेंट दे दे, उसमें ये चीज़ हो जाएगी गलत। क्योंकि जो हमारा ऑडी पार्ट्रम का रूल है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम का, वो बोलता है कि जज को दोनों साइड्स को सुनना है। जज अपना डिसीजन तभी दे सकता है जब वो दोनों साइड्स को सुने। कभी भी आप एक साइड की बात सुन के अपना डिसीजन नहीं दोगे। ओके, सो जज को दोनों साइड्स की बात सुननी पड़ेगी, तभी वो अपना डिसीजन सुना सकता है। ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हेयर कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी दोनों साइड्स के पर्सन्स को, और जो अफेक्टेड पर्सन है, मतलब जहाँ पे जो केस था ए और बी वाला, बी यहाँ पे अफेक्टेड था ना, क्योंकि बी को पनिशमेंट मिलनी थी, तो बी के पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए टू प्रोड्यूस एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ हिज केस। मतलब अगर बी इज द अफेक्टेड पर्सन, अगर जज बी को पनिशमेंट सुना रहा है, तो बी को प्रॉपर राइट मिलना चाहिए कि वो अपना एविडेंस दिखा सके और अपनी साइड प्रूफ कर सके कि मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है। सो दिस इफेक्ट, जो ये केस था ए और बी वाला, बी के पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटी है, प्रॉपर राइट है कि वो भी अपना एविडेंस ला सके और वो भी अपनी बात को प्रूव कर सके कि मैंने रॉबरी नहीं की है। सो ऑडी अल्ट्रम पार्टम में हम दोनों साइड्स को सुनते हैं, और जो साइड इफेक्टेड होती है, मतलब जिस साइड को चांसेस है पनिशमेंट मिलने के,
उस साइड के पास पूरा राइट होता है अपनी बात सुनवाने का और अपने एविडेंस को प्रोड्यूस करने का। सो ये फेयर हियरिंग में भी आगे दो पार्ट्स आ जाते हैं, एक तो नोटिस और एक तो हियरिंग। इसको समझो, जैसे जज के पास अगर खाली ए चला जाए और जज सिर्फ ए की बात सुन ले और बी को पता भी ना चले, बी अपने घर पे बैठा है और डायरेक्ट बी के पास पुलिस जाए और पुलिस बी को अरेस्ट कर ले, तो ये हमारा हो जाएगा वायलेशन। बिकॉज जो नोटिस वाला एलिमेंट है ये बोलता है कि जज की ड्यूटी है कि वो बी को नोटिस दे कि आपके अगेंस्ट ऐसा केस चल रहा है एंड आपको कोर्ट में आना है। तो उस नोटिस में लिखा होगा टाइम, प्लेस, नेचर कि क्यों बी को बुलाया जा रहा है, किस टाइम पे बुलाया जा रहा है और कहाँ पर बुलाया जा रहा है। तो खाली ए की बात जज नहीं सुनेगा, जज बी को भी अपॉर्चुनिटी देगा, जज बी को बुलाएगा अपने सामने और बी को बताएगा कि आपके अगेंस्ट क्या केस चल रहा है। तो नोटिस देना है हमने, बेसिकली पार्टी को नोटिस देना है कि बी आ जाओ, आप कोर्ट के सामने आओ, आपकी बात हम सुनेंगे। उसके बाद आ जाता है हियरिंग। हियरिंग मतलब जब बी फाइनली जज के सामने आ जाएगा और अपनी बात को सुनाएगा, जब अपने एविडेंस लाएगा और अपनी एक्सप्लेनेशन देगा, उसको हम बोल देते हैं हियरिंग। तो बी को नोटिस देना मतलब बी को बताना कि आपको कोर्ट के सामने आना है, उसको हम बोलते हैं हियरिंग, उसको हम बोलते हैं नोटिस, उसको हम बोलते हैं नोटिस। और जब बी कोर्ट के सामने आ जाएगा उसको हम बोलते हैं हियरिंग। सो दीज आर द टू एलिमेंट्स ऑफ ऑडी आल्ट्रम पार्टम। इस पे एक बहुत ही ज़्यादा इससे रिलेटेड प्रोमिनेंट केस है आपका मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो केस है ये ऑडी आल्ट्रम पार्टम से ही रिलेटेड है। इसके कुछ फैक्ट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। बेसिकली जो ये मेनका गांधी थी ना, ये मिनिस्टर थी और ये जा रही थी आउट ऑफ द कंट्री। अब आउट ऑफ द कंट्री जाने से इसको रोक दिया गया और जो इसका पासपोर्ट था वो ले लिया गया, कन्फिस्केटेड मतलब इससे इसका पासपोर्ट ले लिया गया। और गवर्नमेंट ने जब इसका ये पासपोर्ट लिया, स्नैच किया, तो कोई रीज़न भी नहीं बताया। मेनका गांधी एयरपोर्ट पे गई और एयरपोर्ट पर उसका पासपोर्ट ले लिया गया और कोई रीज़न भी नहीं बताया। सो मेनका गांधी आउट ऑफ द कंट्री जा भी नहीं पाई और उसका पासपोर्ट भी स्नैच हो गया। तो मेनका गांधी ने क्या किया, उसने आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। हम ये कई बार पढ़ चुके हैं कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो तो आप आर्टिकल 32 का हेल्प लेते हो, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। तो यहाँ पे इसने सुप्रीम कोर्ट के पास गई और अपनी बात बताई। तो मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि मेरा सबसे पहले तो आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है। आर्टिकल 14 है आपका राइट टू इक्वालिटी। सो उसने मेनका गांधी ने बोला कि मुझे इक्वली बाकी सिटीजन्स की तरह ट्रीट नहीं किया गया। उसके बाद मेनका गांधी ने बोला कि जो ये नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल था, जो अभी हमने पढ़ा ना ऑडी आल्ट्रम पार्टम वाला, वो बेसिकली वायलेट हुआ है। सो मेनका गांधी ने बोला कि मुझे तो कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड ही की नहीं गई, मतलब डायरेक्ट उससे उसका पासपोर्ट ले लिया और उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी एक्सप्लेनेशन देने की, ना ही उसे बताया गया कि उसका पासपोर्ट क्यों लिया गया है। तो ये जो एलिमेंट्स थे, नोटिस, उसे नोटिस भी नहीं दिया गया और वहाँ पे हियरिंग भी नहीं हुई, मतलब उसे बताया भी नहीं कि क्यों उसका पासपोर्ट ले रहे हैं, फिर उसको एक्सप्लेनेशन का मौका भी नहीं दिया। तो दोनों एलिमेंट्स गायब थे इस केस में। तो इसके अलावा मेनका गांधी ने ये भी बोला कि मेरा आर्टिकल 19(1)(a) और 19(1)(g) भी वायलेट हुआ है। ये जो आपके आर्टिकल नंबर्स है ना, इसके लिए बॉदर मत करना, क्लास 12th में पूरा एक चैप्टर है जहाँ पर आपको एक एक आर्टिकल का मीनिंग समझाया है। अभी बस आप इन शॉर्ट ये समझो, जो एकदम शॉर्ट सी स्टोरी थी कि मेनका गांधी को जाना था बाहर आउट ऑफ द कंट्री, बट उसको एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया, उसका पासपोर्ट उससे ले लिया गया और उसको बताया भी नहीं गया कि उसका पासपोर्ट उससे क्यों ले रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पर नेचुरल जस्टिस का मेजर इशू है जो आपको इस चैप्टर के अकॉर्डिंग समझना है। सो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट में यही बोला दैट आर्टिकल 14 वायलेट हुआ है, आर्टिकल 21 भी वायलेट हुआ है एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को भी फॉलो नहीं किया गया है। और उन्होंने स्पेसिफिकली बोला दैट डॉक्ट्रिन ऑफ ऑडी आल्ट्रम पार्टम यहाँ पर नहीं लगी है जो लगनी चाहिए थी। सो सिंपली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मेनका गांधी के फेवर में आई। यहाँ पर मेनका गांधी को सही बोला गया
एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट गवर्नमेंट वाज रॉन्ग, गवर्नमेंट को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना चाहिए था, उनको फेयर हियरिंग करनी चाहिए थी एंड वो गलत थे जब उन्होंने ऐसा नहीं किया। सो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली कि जिस भी लॉ के अंडर उसका पासपोर्ट कॉन्फिस्केट हुआ, मतलब गवर्नमेंट ने जिस भी लॉ के अंदर मेनका गांधी का पासपोर्ट कॉन्फिस्केट किया, वो लॉ फेयर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक लॉ को होना चाहिए फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। हमने पढ़ा था ना रूल ऑफ लॉ में दैट लॉ नीड्स टू बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। जो उसका प्रोसीजर फॉलो हुआ था पासपोर्ट लेने का, वो फेयर, जस्ट और रीजनेबल नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली ये बात को पिन पॉइंट किया कि यहाँ पर कोई प्रोसीजर फेयर, जस्ट या रीजनेबल का फॉलो नहीं हुआ था। सो इस केस में एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट डिसीजनल हियरिंग। ये मैं आपको भी नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगी क्या होता है। सो इन शॉर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी को उसका पासपोर्ट रिटर्न किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट गवर्नमेंट जो थी वो रॉन्ग थी अपने पार्ट पर, ऐसा स्टेप लेने के लिए कोई भी नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ था एंड आर्टिकल 14 एंड 21 वायलेट हुआ था। ऑल्सो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि नेचुरल जस्टिस से रिलेटेड आर्टिकल्स कौन से हैं। सो वो है आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21। 14 आपका बोलता है राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड है और आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। डोंट वरी, ये 12th में पढ़ेंगे, आपकी बुक में काफ़ी डेप्थ में गिवन है ये केस, बट आपको इस केस के बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए जो मैंने यहाँ लिखे हैं, जो मैंने आपको एज अ स्टोरी फॉर्म में बताए हैं। उसके बाद आपको इस केस को रिलेट करना है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से। सो अगर एग्जाम में ये केस आ भी जाए तो यू हैव टू रिलेट इट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। पहले फैक्ट्स बताना, फिर बताना कि नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हुआ था, नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना, डेफिनेशन देना, दोनों रूल्स को बताना एंड फाइनली फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बता देना जिसमें आप 14 एंड 21 आर्टिकल का रेफरेंस दे सकते हैं। अब आ जाते हैं कि पोस्ट डिसीजनल हियरिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है जो मेनका गांधी के केस से निकला था। सो गाइस, जो ये पोस्ट डिसीजनल हियरिंग का कॉन्सेप्ट है ये हमारा आया था मेनका गांधी वाले केस में। मेनका गांधी वाले केस ने बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को ओरिजिन दिया था। और दो तरह की हियरिंग होती हैं, इसको मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ दैट देयर आर बेसिकली 2 टाइप ऑफ हियरिंग्स। एक होती है प्री डिसीजनल हियरिंग और एक होती है पोस्ट डिसीजनल हियरिंग। सो अगर कोई डिसीजन लेने से पहले कोई हियरिंग करी जाए उसको बोलते हैं प्री, और डिसीजन देने के बाद अगर कोई हियरिंग करी जाए उसको बोलते हैं पोस्ट। सेम एग्जाम्पल लेते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी वाला, जहाँ पर मेनका गांधी का पासपोर्ट कॉन्फिस्केट हो गया था, मतलब उससे ले लिया गया था। तो अगर पासपोर्ट लेने से पहले मेनका गांधी को इन्फॉर्म किया जाता, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती एक्सप्लेन करने की कि मेरा पासपोर्ट मत लो, तो उसको हम बोलते प्री डिसीजनल हियरिंग जो मेनका गांधी को मिलती। और अगर डिसीजन लेने के बाद मेनका गांधी को अपॉर्चुनिटी दी जाती और उसको बताया जाता सबसे पहले कि आपका पासपोर्ट ले लिया गया है, फिर उसको सुना जाता, मतलब उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती अपने एविडेंस प्रोड्यूस करने की, सो दैट शी इज एबल टू टेल कि उसका पासपोर्ट ना लिया जाए, उसको हम बोलते हैं पोस्ट डिसीजनल हियरिंग। सो इस मेनका गांधी वाले केस में तो ना उसे प्री मिली थी ना पोस्ट डिसीजनल हियरिंग मिली थी, बट अगर पासपोर्ट लेने से पहले उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती तो उसको हम बोलते प्री डिसीजनल हियरिंग, और अगर पासपोर्ट लेने के बाद उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती, उसको टाइम दिया जाता बेसिकली एक्सप्लेन करने का अपनी साइड, तो उसको हम बोलते पोस्ट डिसीजनल हियरिंग। सो ये जो प्री डिसीजनल हियरिंग का कॉन्सेप्ट है ये आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बिकॉज एक डिसीजन देने से पहले अगर अथॉरिटी दोनों साइड्स को सुने, उनसे एक्सप्लेनेशन ले, सो नेचुरली इट इज़ अ मोर टाइम कंज्यूमिंग कॉन्सेप्ट। बट अगर एकदम से हमें कोई फटाफट से डिसीजन लेना हो और गवर्नमेंट के पास बिल्कुल टाइम ना हो, जैसे कि मेनका गांधी आउट ऑफ इंडिया जा रही थी और उसकी फ़्लाइट से पहले उसका पासपोर्ट लेना ज़रूरी था,
अगर मेनका गांधी को टाइम दिया जाता और उससे एक्सप्लेनेशन मांगी जाती तो हो सकता था मेनका गांधी डायरेक्टली फ्लाइट को ले लेती और वो रुकती ही ना एक्सप्लेनेशन देने के लिए। सो ये ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर पहले डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सो अगर डिसीजन लेने के बाद आपको हियरिंग दी जाए वो होती है पोस्ट, और हमें पोस्ट डिसीजनल हियरिंग का रिक्वायरमेंट इसीलिए पड़ता है, उन सिचुएशंस में पड़ता है जहाँ पर इमीडिएटली कोई एक्शन लेना पड़ गया गवर्नमेंट को। जैसे कि ये एग्जाम्पल था, मेनका गांधी जा रही थी बाहर, उसको उसी टाइम पर रोकना था, तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि उसे प्री डिसीजनल हियरिंग देते, क्योंकि वहाँ पे चांसेस हो सकते थे कि मेनका गांधी चली जाती किसी भी तरीके से। बट पोस्ट डिसीजनल हियरिंग में क्या होता है कि फटाफट से एक्शन ले लिया, उस पर्सन को रोक दिया, उसके बाद उस पर्सन को अपॉर्चुनिटी दी अपना केस प्रेजेंट करने की। सो दिस इज ऑल अबाउट पोस्ट डिसीजनल हियरिंग। सो यहाँ पर मैंने यही बात लिखी है दैट पोस्ट डिसीजनल हियरिंग इज अ टूल to balance between the administrative efficacy and fair procedures। अब जो फटाफट से डिसीजन लेना था और जो फटाफट से उसको रोकना था उसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एफिकेसी, मतलब बहुत ही जल्दी कोई काम करना था। बट इस जल्दी वाले काम के साथ साथ हमें फेयर प्रोसीजर भी मेंटेन करना है, इसलिए हम ले आए कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट डिसीजनल हियरिंग, जहाँ पर हम बैलेंस करते हैं, हम अपना काम भी फटाफट से, हमसे मतलब है गवर्नमेंट अपना काम भी फटाफट से करती है और फेयर प्रोसीजर्स को भी फॉलो करने का पूरा ट्राई करती है। सो यूजुअली रूल है कि प्री डिसीजनल हियरिंग हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में प्री डिसीजनल हियरिंग ही होनी चाहिए। जो ये पोस्ट डिसीजनल वाला कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ एक्सेप्शनली ही गवर्नमेंट यूज कर सकती है, और सबसे पहले ये मेनका गांधी वाले केस में आया था। और गवर्नमेंट इसका एक्सप्लेनेशन देती है दैट ऑल्दो अ प्रायर हियरिंग इज ऑलवेज बेटर। मैंने आपको बताया कि हमेशा प्री डिसीजनल हियरिंग ही प्रेफर की जाती है, बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर हम प्री नहीं कर सकते, तो वहाँ पर सब्सिक्वेंट हियरिंग मतलब पोस्ट डिसीजनल हियरिंग को भी प्रेफरेंस हमें देनी पड़ती है। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है पोस्ट। सो जहाँ पर आप प्री नहीं दे पा रहे हो वहाँ पर एटलीस्ट सब्सिक्वेंट तो दो, ये कहने का मतलब है इस लाइन का। सो पोस्ट डिसीजनल हियरिंग कहाँ यूज होता है? जहाँ पर इमीडिएट डिसीजंस आर नीड टू बी टेकन। In post-decisional hearing, individual is provided with an opportunity to be heard after the decision has been adopted। मतलब डिसीजन लेने के बाद एक पर्सन को अपॉर्चुनिटी दी जाती है। इसको मैं आपको एक और थोड़ा सा और सिंपल डिटेल में समझाती हूँ इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे देखो, यूजुअली आप एक जब जज के पास जाते हो, जब किसी कोर्ट में जाते हो, तो दोनों साइड्स आती हैं, दोनों साइड्स को कोर्ट रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देता है, दोनों साइड्स को सुनता है और उसके बाद डिसीजन देता है, तो इसको हम बोलते हैं प्री हियरिंग। बट अगर जज को एकदम से कोई एक्शन लेना पड़ जाए, जैसे मेनका गांधी वाली केस में एकदम से मेनका गांधी का पासपोर्ट लेना पड़ गया, तो वहाँ पे उसको कोई हियरिंग नहीं दी पहले। इस केस में पासपोर्ट लेने के बाद मतलब डिसीजन लेने के बाद अगर हियरिंग की गई, मतलब डिसीजन लेने के बाद मेनका गांधी को कहा गया कि अब आप बताओ आपकी क्या रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस है, क्या आप एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो कि आप क्यों बाहर जा रहे थे, तो उसको हम बोलेंगे पोस्ट डिसीजनल हियरिंग। एंड गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मेनका गांधी को ना तो प्री मिली थी ना उसे पोस्ट मिली थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि उसको पोस्ट डिसीजनल हियरिंग मिलनी चाहिए थी। सो दिस इज ऑल अबाउट पोस्ट डिसीजनल हियरिंग। तभी मेनका गांधी वाले केस से पोस्ट डिसीजनल का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे बोला कि मेनका गांधी को एटलीस्ट पोस्ट डिसीजनल हियरिंग तो मिलनी चाहिए थी। अब हम आ गए अपने यूनिट के लास्ट टॉपिक पर, विच इज द ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सो गाइस, जो ये ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सिस्टम था, ये आपके बहुत ही प्रोमिनेंट एंड फेमस लीडर नेपोलियन बोनापार्ट लेके आए थे। नेपोलियन का नाम आपने हिस्ट्री में काफ़ी बार सुना होगा, एंड ये सिस्टम आया था फ्रांस में। तो आप इसको अंडर द फ्रेंच सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के नीचे आप इसको पढ़ते हो। एंड मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि ये नेपोलियन लेके आए थे।
इसके अलावा जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ उसको ध्यान से समझना, बिकॉज अगर आप खुद से एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये टॉपिक इतना वेग वहाँ पे गिवन है कि आपको समझ नहीं आने वाला। तो फर्स्ट पॉइंट ये था कि जब ये ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं आया था, मतलब इस सिस्टम के आने से पहले एक होता था किंग्स कोर्ट। किंग्स कोर्ट को हम काउंसिल डू रॉय भी बोलते थे। ये जो कोर्ट था ये बेसिकली जुडिशरी के अंदर नहीं था, ये बेसिकली एक एग्जीक्यूटिव कोर्ट था। 3 ब्रांचेस होती है ना, जैसे इंडिया में मैंने अब आपको बताया कि ट्रिब्यूनल्स आपके एग्जीक्यूटिव के अंदर जुडिशरी का काम करते हैं, अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। तो वैसे ही किंग्स कोर्ट करता तो जुडिशरी वाला काम था, बट ये आता था एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर। इस कोर्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल था एडवाइस देना किंग को। इसके अलावा ये वाला कोर्ट डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व करता था। और जो जुडिशरी के अंदर कोर्ट्स थे फ्रांस में, उनका नाम था ऑर्डिनरी कोर्ट्स। तो आप सबसे पहले तो ये पॉइंट समझो कि एक आपके थे किंग्स कोर्ट जिनको काउंसिल डू रॉय बोलते थे, और एक आपके थे ऑर्डिनरी कोर्ट्स। सो ये जो किंग कोर्ट्स थे ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर आते थे, और जो ये ऑर्डिनरी कोर्ट्स थे ये आपके जुडिशरी के ब्रांच के अंदर आते थे। सो दिस वाज द सिस्टम दैट वाज प्रेवलेंट इन फ्रांस। अब ये 2 सिस्टम्स होने की वजह से हुआ यूं कि जो किंग्स कोर्ट था ये बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन देने लगा ऑर्डिनरी कोर्ट को। तो जो किंग कोर्ट था ये ओवर शैडो करने लगा आपके ऑर्डिनरी कोर्ट्स को। मोस्ट ऑफ द फंक्शन किंग्स कोर्ट परफॉर्म करते थे, और जिसकी वजह से ऑर्डिनरी कोर्ट्स को उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता था। सो किंग्स कोर्ट और ऑर्डिनरी कोर्ट आपस में बन गए कंपिटिटर्स, इनमें आपस में ही कंपटीशन होने लगा। तो इस कंपटीशन को फेस करने के लिए ऑर्डिनरी कोर्ट ने क्या किया, ऑर्डिनरी कोर्ट ने एक एटीट्यूड डेवलप किया, मतलब उन्होंने अपनी फंक्शनिंग में एक चेंज लाया। जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट लाती थी उन स्कीम्स को वो रोकने लग गए, क्योंकि किंग्स कोर्ट तो आपका गवर्नमेंट के अंडर होता है, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है किंग्स कोर्ट उससे रिलेटेड था। तो ये जितने भी स्कीम्स वगैरह लाने लग गई गवर्नमेंट, उन सारी स्कीम्स को ऑर्डिनरी कोर्ट आपका रोकने लग गया, सो दैट किंग्स कोर्ट को एक टफ कंपटीशन मिले। सो ये जो डबल सिस्टम चल रहा था, कंपटीशन का सिस्टम चल रहा था, इसको रोकने के लिए हमारे नेपोलियन 2 ऑब्जेक्टिव्स लेके आए। बेसिकली नेपोलियन ने एक स्कीम चलाई जिसमें नेपोलियन का बेसिक इंटेंशन ये था कि वो सोशियो इकोनॉमिक मूवमेंट्स लाना चाहते थे अपनी कंट्री में। वो अपनी कंट्री में जितने भी डिस्प्यूट्स थे उनको बहुत ही जल्दी सॉल्व करवाना चाहते थे, और वो नहीं चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कोर्ट्स में वेस्ट हो। सो नेपोलियन ने क्या किया, जो ये किंग्स कोर्ट था इसको पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया, क्योंकि किंग्स कोर्ट इनडायरेक्टली एक्चुअल कोर्ट्स की वर्किंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, उन्हें एक्चुअल कोर्ट्स को ओवरशैडो कर रहा था। इसलिए नेपोलियन ने आपका किंग्स कोर्ट पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया। और ये किंग्स कोर्ट को अबॉलिश करने के बाद आपका एक न्यू कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ जिसका नाम था काउंसिल डी इटैट। ये वाला कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ। सो ये जो किंग्स कोर्ट था इसको अबॉलिश कर दिया, और इसके अलावा एक ही काउंसिल डी इटैट को स्टार्ट किया। और ये जो काउंसिल डी इटैट था ये कोर्ट भी एग्जीक्यूटिव के अंडर ही था ये भी एग्जीक्यूटिव के अंडर, बट इसकी फंक्शनिंग डिफरेंट थी। सो अब ये जो ड्रॉइड सिस्टम, ये वाला था ड्रॉइड सिस्टम, यहाँ से स्टार्ट हुआ ड्रॉइड सिस्टम। ड्रॉइड सिस्टम में 2 कोर्ट्स थे। एक था सिविल कोर्ट जहाँ पे नॉर्मल पार्टीज, प्राइवेट पार्टीज के बीच में जो भी डिस्प्यूट होता था वो सॉल्व होता था, और दूसरा अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल के बीच में डिस्प्यूट आ जाए वो सॉल्व होता था काउंसिल डी इटैट में। सो आपको फर्क समझ आया कि पहले ऑर्डिनरी कोर्ट्स और ये किंग्स कोर्ट होते थे। इन दोनों को बंद करके नेपोलियन ने अलग से एक ड्रॉइड सिस्टम स्टार्ट किया। ड्रॉइड सिस्टम में आपके एक हो गए सिविल कोर्ट्स जो नॉर्मल प्राइवेट लोगों के डिस्प्यूट सॉल्व करते थे, और एक हो गया ये काउंसिल डी इटैट जो गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में अगर डिस्प्यूट आए तो उसको सॉल्व करता था।
सिस्टम को हम बोलते हैं ड्रॉइड सिस्टम। सो इनिशियली जब ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था, लोग डायरेक्टली कोर्ट में जाके केसेस को नहीं फाइल कर सकते थे। कोर्ट में जाने के लिए आपको मिनिस्टर से एक पिटिशन लिखवानी पड़ती थी और तभी आप कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते थे। बट इवेंचुअली ये सिस्टम खत्म हुआ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ड्रॉइड सिस्टम। और इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। एंड वीडियो को जाने से पहले प्लीज़ गाइज लाइक ज़रूर करके जाओ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको समझ आए हैं सारे कॉन्सेप्ट्स तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताओ। मोमेंटो स्टडी इज़ येट अ स्मॉल चैनल, हमें इसको ग्रो करना है और ये सिर्फ आपके सपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल हो सकता है। सो थैंक यू सो मच अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है, अगर आपने लाइक कर दिया है, और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप मोमेंटो स्टडी के चैनल पर या जीमेल पर हमें कांटेक्ट करें, और प्रैक्टिस वर्कशीट्स चाहिए तब भी आप हमें कांटेक्ट करें। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।